नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज 28 मई, तो 28 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 28 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खेलों के जरिए या फिर खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य में जागरूकता व सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में मिलकर किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और ये समझौता क्यों किया है? तो खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य में जागरूकता को उजागर करने के लिए, बात सुधार लाने के लिए। अगर बात करें इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इंडियन नहीं इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय है लुसान स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। वहीं बात करें अगर WHO की, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जो प्रमुख हैं WHO के वो हैं टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। और अभी कुछ समय पहले WHO अभी चर्चा में बना हुआ था। क्योंकि WHO के कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो कौन किए गए थे? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन नियुक्त किए गए हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में AI आधारित, AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोले तो कृत्रिम बौद्धिकता। तो हाल ही में AI आधारित या फिर आर्टिफिशियल आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अटेंडेंस एप्लीकेशन है जो कि विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से है क्या? तो ये एप्लीकेशन चेहरे के लिए स्कैन करके उस व्यक्ति का सत्यापन करेगा, उसके बाद उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। जैसे जो भी बड़े बड़े ऑफिस होते हैं तो उनमें ये सुविधा लागू की गई है। और इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जो थंब लगाते हैं तो उसी पे कोई दूसरा व्यक्ति भी थंब आगे लगा देता है। तो इसी संक्रमण से उससे क्या हो सकता है? तो इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो इसी को रोकने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अटेंडेंस एप्लीकेशन विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से चेहरा जो है वो स्कैन किया जाएगा और चेहरा स्कैन होने के बाद उस व्यक्ति का सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो यही है जो कि विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। अगर बात करें DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया गया है DRDO के द्वारा, इसका नाम है आईना, AINA। आईना की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड अटेंडेंस। तो ये एप्लीकेशन का नाम है आईना। और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्तियों का चेहरा पहचान कर उनकी अटेंडेंस लगा करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को इंडिया नाम्स का बार गेम सेंटर सौंपा गया? तो ये इंडिया नाम का बार गेम सेंटर सौंपा गया है युगांडा के लिए। और ये भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो ये जिसका नाम दिया गया है इंडिया नाम से है ये बार गेम सेंटर। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में योवेरी मुसेवेनी, उनके द्वारा किया गया है। बात करें अगर युगांडा की, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, मुद्रा है यहाँ की शीलिंग। और युगांडा देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं योवेरी मुसेवेनी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन तो नंबर 1 दिल्ली में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो जस्टिस AK सीकरी के द्वारा किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश थे, तो इनके ही द्वारा ही भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। और कहाँ पे? तो ये दिल्ली में किया गया है। और ये भारतीय विवाद समाधान केंद्र के माध्यम से होगा क्या? तो ये जो विवाद समाधान केंद्र है, तो इसमें कागज़ रहित कार्रवाई की जाएगी, मतलब कि पेपरलेस कार्य के लिए है ये। यहाँ जितने भी विवाद संबंधी मामले होंगे तो उन पर कागज़ रहित कार्य किया जाएगा। तो मतलब इससे क्या होगा? तो मतलब पूर्णतः ये डिजिटलीकरण है, मतलब कि कंप्यूटरों के माध्यम में यहाँ पे सब कार्य हुआ करेगा। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश ने अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। और ई विधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन? अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि वहाँ भी जो कागज़ होते हैं तो कागज़ के माध्यम से कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये जो भारतीय विवाद समाधान केंद्र बना है, तो इसमें भी जो भी कार्य किए जाएंगे वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे, जैसे कंप्यूटर हो गए। मतलब कि कागज़ से संबंधित कोई भी कार्य कागज़ पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी के बाद देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है?
तो कोरोना जब महामारी फैली थी उसके बाद जापान देश ने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था, लेकिन वहाँ पर मामले कम होने लगे हैं। तो इसी को देखते हुए तो जापान देश ने अपने देश में जो आपातकाल लगा था उसके लिए पूरी तरह से हटा दिया है। अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और पीएम है यहाँ के शिंजो अबे। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही अपने देश द्वारा लॉन्च किए गए जितने भी उपग्रह हैं उनकी निगरानी के लिए एक स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन भी लॉन्च किया था। किसने? तो ये जापान ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो यहाँ फ्रेश की जो स्पेलिंग है वो FRSH है, ना कि FRESH। तो ये एक ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है जिसका नाम है फ्रेश, ये लॉन्च किया है सलमान खान ने। तो अभी इसमें केवल सैनिटाइज़र ही लाया गया है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें डिपोड्राइंस हो गए, सैनिटाइज़र हो गए, बॉडी वाइंड्स हो गए और परफ्यूम्स जैसे हो गए, तो परफ्यूम्स वो सब इसमें लाए जाएंगे। तो इसी के लिए लॉन्च किया है सलमान खान ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 1100 दुर्लभ पौधे जो विलुप्त हो रहे थे, तो उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनके संरक्षण को उजागर करने वाली ये रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, और ये ऐसा करने वाले ये देश का पहला राज्य भी बना है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, तो वो क्वेश्चन भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि उत्तराखंड में जो NH 94 है, मतलब कि राष्ट्रीय हाईवे 94, जो कि ऋषिकेश धरासू रोड पर है, तो उत्तराखंड में यहाँ इस हाईवे पर चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग का नाम है चंबा सुरंग। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी उनके द्वारा किया गया है। और ये जो चंबा सुरंग है ये 440 मीटर लंबी है, जो कि 4 धाम परियोजना के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए बनाई गई है। और ये बनी किसके द्वारा है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और कुछ समय पहले ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ही द्वारा पंजाब में एक पुल का निर्माण किया गया था रावी नदी पे, जिसका नाम था कसोवाल पुल। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुबनसिरी जिला में सुबनसिरी नदी के ऊपर एक दापोरिजो पुल का भी निर्माण किया था। तो ये इसका निर्माण भी BRO ने किया है। तो और अब ये उत्तराखंड में जो NH 94 पर जो चंबा सुरंग बनाई गई है वो भी BRO के द्वारा बनाई गई है। BRO मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो अपने राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की गई है बिहार राज्य के सरकार के द्वारा, ताकि उनके अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम ना हो पाए। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, और मुख्य न्यायाधीश हैं बिहार हाई कोर्ट के संजय करोल। अगर बात करें बिहार की, तो मैंने कल आपके लिए क्वेश्चन नोट कराया था कि बिहार ने जो कोविड-19 से मरने वाले जो मरीज हैं, मतलब कि कोविड-19 से संक्रमित हो गए जो व्यक्ति मर गए थे बिहार राज्य के, तो उनके परिवार के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। किसने? तो ये बिहार राज्य सरकार ने। उसके पहले अगर बात करें तो राज्य के जो 8000 गाँव हैं, अपने राज्य के 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी की गई थी। किसके? तो बिहार राज्य के द्वारा ही। और रोजगार सृजन योजना की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। उसके बाद बात करें तो अपने राज्यों में पॉस्को सेल स्थापित करने की भी घोषणा किसने की है? तो बिहार राज्य ने ही की है, ताकि उनके स्कूलों में जो यौन संबंधित जो भी मामले हैं उन पे काबू पाया जा सके। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही प्यार का पौधा नाम से एक अभियान भी चलाया गया था बिहार राज्य सरकार के ही द्वारा, और 15 साल पुराने जो भी डीजल वाहन थे तो उनके परिचालन पे भी रोक लगाई गई थी बिहार राज्य सरकार के द्वारा। और पटना बिहार के एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है M.K. झा, इनके लिए गणित का जादूगर भी बोलते हैं। तो इनके लिए कुछ समय पहले
कॉन्टिनेंटल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति प्रदान की है? तो अपने राज्य के किसानों के लिए अनुबंध कृषि करने की जो अनुमति प्रदान की गई है वो की गई है उड़ीसा राज्य की सरकार के द्वारा। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के मोहम्मद रफ़ीक। वहीं बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो शराब होती है, शराब की जो MRP होती है उसके ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस भी लगाने की घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा का एक शहर है जो कि है कोणार्क, तो कोणार्क शहर और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके लिए पूर्णतः सोलराइज करने की भी घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके लिए खर्चा जो किया जाएगा वो 25 करोड़ रुपए के बजट बनाया गया है। और कुछ समय पहले ही उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक भरोसा नामक हेल्पलाइन भी चलाई गई थी, किसके द्वारा? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो कोविड-19 से मरने वाले जो पत्रकार थे, तो उनके परिवार के लिए 15 लाख मुआवजा देने की घोषणा भी की गई थी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। और कुछ समय पहले मोहम्मद रफ़ीक ये नए नियुक्त हुए हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लगता है? उसके बाद अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित जो किए गए थे वो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानित किए गए थे, जिनका नाम है नवीन पटनायक। उसके बाद बात करें तो उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो पेतवा प्रोग्राम भी शुरू किया था, और अपने राज्य के स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग भी गठित किया है उड़ीसा राज्य ने। और जलसाती कार्यक्रम की भी शुरुआत उड़ीसा राज्य में ही की गई है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ भी उड़ीसा में ही किया गया है। सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है ईल, वो भी उड़ीसा में ही खोजी गई है। और स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से जो सम्मानित किया गया है वो उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है पुरी। उसके बाद उड़ीसा की हैं एक श्रीमती बद्रा ने जो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार बांटे गए थे, तो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार भी जीता था। ये बिलोंग करती थी श्रीमती बद्रा कहाँ से? तो ये उड़ीसा से संबंधित थी। उसके बाद एक महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में जिसका नाम है धानु यात्रा महोत्सव, ये भी उड़ीसा में बनाया गया है। और जनवरी में उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त नियुक्त हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर एन त्रिमाला नायक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है राजीव जोशी ने। ये इंडो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने अब ये इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। और इनके लिए ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कृत्रिम बौद्धिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजीव जोशी के लिए इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें राजीव जोशी की, तो राजीव जोशी जो न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर है तो उसमें कार्यरत हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये मनाया गया है अभी 25 मई के लिए। और ये मनाया क्यों जाता है? तो गुमशुदा हुए बच्चों की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1998 में की गई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लोटेड चिल्ड्रन संगठन के द्वारा। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि NCRB मतलब कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी इसी वर्ष। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गुमशुदा बच्चों की जो संख्या दर्ज की गई थी वो कहाँ दर्ज की गई थी? तो वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ही अनुसार जो सर्वाधिक महिलाओं की गुमशुदगी की संख्या दर्ज की गई थी वो कहाँ दर्ज की गई थी? तो महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। यहाँ गुमशुदा बच्चों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने ऑटोमोटिव व एरोस्पेस उद्योग के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण किया है? तो ये IIT संस्थान का नाम है IIT मद्रास, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। अगर बात करें ये जो मैग्नीशियम मिश्र धातु है इसका निर्माण किया क्यों गया है? तो जो ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र होता है और जो एरोस्पेस का जो क्षेत्र होता है उसमें जो स्टील का प्रयोग जो किया जाता है, तो उसके स्थान पर अब ये जो
मैग्नीशियम मिश्र धातु बनाई गई है, इसका प्रयोग किया जाया करेगा। और ऑटोमेटिव व एरोस्पेस क्षेत्र के लिए इसके द्वारा जो बनाया गया धातु है इसका प्रयोग किया जा सकेगा। अगर बात करें ये जो तकनीकी है वो उत्तरी टेक्सास जो विश्वविद्यालय है और US आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी के साथ ये IIT मद्रास ने धातु का निर्माण किया है। अगर बात करें IIT मद्रास की तो IIT मद्रास अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो IIT मद्रास से 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि IIT मद्रास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो ड्रोन थे उनका भी निर्माण किया था। और IIT मद्रास द्वारा महिलाओं के लिए कैरियर बैक टू वुमेन्स नामक पहल की शुरुआत भी की गई थी। उसके बाद वहीं IIT मद्रास द्वारा ही ग्लोबल हाइपरलूम पॉड स्पर्धा की मेज़बानी भी की जाएगी। उसके बाद बात करें तो IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है T प्रदीप और पूरा नाम है थल्लीपल प्रदीप। तो इनके लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 भी प्रदान किया गया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे IIT मद्रास से संबंधित। तो मैंने यहाँ नीचे नोट भी कर दिया है कि ये जो क्वेश्चन था कि ऑटोमेटिव व एरोस्पेस में स्टील व एल्यूमिनियम के स्थान पर अब मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जा सकेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर देश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नाइजर देश में भारत के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं इनका नाम है प्रेम कुमार नायर। अभी काफ़ी राजदूत चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि काफ़ी देशों में जो राजदूत हैं भारत की तरफ से जो अन्य देशों में बनाए गए हैं तो वो अभी न्यू अपॉइंटमेंट किए जा रही हैं। तो ये नाइजर देश में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रेम के नायर। अगर बात करें तो कुछ अन्य राजदूतों की तो अभी जो दीपक मित्तल थे वो कहाँ पे बने थे। तो दीपक मित्तल बने थे आपके कतर में। दीपक मित्तल कहाँ बनाए गए थे तो ये कतर में भारत के राजदूत बने थे। वहीं जयदीप मजूमदार बने थे, ये आपके कहाँ बनाए गए तो ये बनाए गए थे ऑस्ट्रिया में जयदीप मजूमदार। उसके बाद स्लोवेनिया में कौन बने थे तो स्लोवेनिया में बने थे, उनका नाम था नम्रता एस कुमार। तो ये बनी थी स्लोवेनिया में। उसके बाद और भी बने थे बहरीन। तो बहरीन में कौन बने थे तो बहरीन में जो बने थे उनका नाम था पीयूष श्रीवास्तव। उसके बाद एक देश में अभी और भी नियुक्त हुए हैं, क्या नाम है उनका, वो हैं ब्राज़ील में नियुक्त हैं, उनका नाम है सुरेश के रेड्डी नाम है इनका। तो ये 5 तो ये हो गए और छठे ये नियुक्त हो गए हैं अब नाइजर में जिनका नाम है प्रेम के नायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस भारतीय सेना की अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित ये की जाएंगी। मतलब कि ये जो अवार्ड पाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं और इस अवार्ड का नाम है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। तो ये जो सम्मानित की जाएंगी वो की जाएंगी सुमन गवानी, इनका नाम है सुमन गवानी। और ये वर्तमान समय में कौन है तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र जो मिशन है तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम करने वाली महिला शांति सेना के ये अधिकारी हैं जिनका नाम है सुमन गवानी। और ये पुरस्कार पाने वाली ये भारतीय सेना की पहली अधिकारी भी बन जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये प्रवासी श्रमिकों के लिए एक आयोग बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और इस आयोग का नाम है प्रवासन आयोग। तो प्रवासन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब बात करें अगर इस आयोग की तो इस आयोग की काम क्या होगा तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार प्रदान करेगा और प्रवासी जो मजदूर हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी भी इकट्ठा करेगा। उसके बाद बात करें जैसे भारत में जो उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी हैं वे मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में कार्य करने जाते हैं, अगर कोई अन्य राज्य उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को अपने राज्य में कार्य देगा तो इसके लिए सबसे पहले उन मजदूरों को अपने यहाँ कार्य कराने से पहले उसे उत्तर प्रदेश के प्रवासन आयोग की अनुमति लेना जरूरी होगी। तो यही है जो कि प्रवासन आयोग जो कि इसी स्थापना को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने अभी अपने राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, इनका नाम था डॉक्टर नैपाल सिंह। ये भाजपा से सांसद भी थे पूर्व, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और गृह मंत्रालय द्वारा जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उस कंपनी के लिए मंजूरी भी दे दी गई है, स्वीकृति प्रदान की गई है कि स्विट्जरलैंड की कंपनी ही जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएगी। उसके बाद बात करें तो स्टार्टअप फंड की भी घोषणा अभी की गई है। सिडबी ये स्टार्टअप फंड की भी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। वहीं अगर बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा जो भारत में निर्मित सबसे जो शक्तिशाली लोकोमोटिव है, जिसका नाम है WAG-12, तो इसका भी जो परीक्षण किया गया है, मतलब कि ट्रायल किया गया है, वो उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। उसके बाद कुछ समय पहले ही राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले 7 प्रकार के जो भत्ते थे, उनको समाप्त करने की भी घोषणा उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप होगी, जिसका आयोजन 2021 में होगा। तो उसका आयोजन भी कहाँ होगा, तो ये उत्तर प्रदेश में ही होगा। और PPE जो किट होती हैं, उसमें 50% अनुदान प्रदान करने की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ही। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी चलाया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। उसके बाद बात करें तो अपने राज्यों के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। और उसके बाद आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर टेराकोटा है, उसके लिए मिला था GI टैग। प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो देश का पहला सरकारी अस्पताल था, वो उत्तर प्रदेश का ही था, जिसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि स्थित है कहाँ पे, तो ये लखनऊ में स्थित है। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है देश का, तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण करके उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड भी कायम किया है। और पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है कोविड-19 कंट्रोल सेंटर, तो ये नोएडा में ही स्थित है, जो कि स्थापित किया गया SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कोविड-19 से निपटने के लिए किया था टीम 11 का गठन किया गया था। और इसके प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख थे योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कुछ समय पहले अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की भी घोषणा की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित 22 वर्षीय हाना किमुरा का निधन हो गया। तो ये 22 वर्षीय थी, इनका नाम है हाना किमुरा। तो ये कौन थी, तो ये प्रो रेसलर थी, मतलब कि ये संबंधित थी रेसलिंग से, ये पहलवानी करती थी। और ये कहाँ से की थी, तो ये जापान की थी। हालांकि इन्होंने सुसाइड की थी अपनी, लेकिन इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि इन्होंने सुसाइड की क्यों थी। और इनकी जो उम्र थी वो थी 22 वर्षीय थी ये हाना किमुरा। और ये किससे संबंधित थी, तो ये प्रो रेसलर थी या फिर रेसलिंग से संबंधित थी, जापान की थी। और एक निधन और भी हुआ है, गिगी शिमोनी। तो ये कौन थे, तो ये थे फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, किस देश द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है। मैंने शायद आंसर नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर था जापान। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस संस्थान द्वारा अगापे चित्ता मैग्ना किट का विकास किया गया है। तो इस संस्थान का मैंने नाम पूछा था, तो उसका नाम था श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इंस्टीट्यूट, ये था इसका नाम। आप हिंदी में लिख लेना, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि स्थित था तिरुवनंतपुरम में। उसका तीसरा क्वेश्चन पूछा था, किस देश में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किया गया है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बनी हैं जापान की नाओमी ओसाका बनी हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा था, ताइवान के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये दूसरी बार नियुक्त हुए हैं, जिसका नाम है तसाई इंग बेन। उसके बाद छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था, आयुष्मान भारत योजना के तहत किस नाम से पहले वेबिनार को लॉन्च किया गया है। तो जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला जो वेबिनार को लिए लॉन्च किया गया था, उसका नाम था
आरोग्य धारा। आरोग्य धारा था, आप लोग क्वेश्चन आंसर ज़रा सही से लिख लेना। तो मैंने तो यहाँ ऐसे ही लिख दिया है, तो आरोग्य धारा। तो ये थे कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। दूसरा क्वेश्चन बताना है, किस बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन केयर एफडी मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की गई है। तीसरा क्वेश्चन बताना है, श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं चौथा क्वेश्चन बताना है, किस वाहन कंपनी के द्वारा बाय नाउ पे लेटर पहल की शुरुआत की गई है। पांचवा क्वेश्चन बताना है, बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। छठा क्वेश्चन बताना है, विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया है। तो ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा वीडियो बनाई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।